गुड मॉर्निंग बेटा। पेज नंबर 188 पे चलना है बेटा। आपकी हेडिंग रहेगी महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन। यहां से स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? भूमिका? यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये हेडिंग है आपकी महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। यानी विजयनगर साम्राज्य के अंदर किस तरीके से महलों को बनाया गया था, किस तरह से मंदिरों की अवस्थापना की गई थी, बाजारों को किस तरह से एस्टेब्लिश किया गया था, उसके बारे में इतिहासकारों ने पता लगाने की कोशिश की कि किस तरह के बाजार उस समय होते थे, मंदिरों को कैसे ढाला गया था, कैसे बनाया गया था, महलों को कैसे बनाया गया था, कितने बड़े होते थे, कितने सुंदर होते थे। उन सब का चीजों का उन्होंने दोबारा से उसको ढूंढने का प्रयास किया, जिसे हम कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का एक पुनर्निर्माण। इसे हम इतिहासकारों का और आर्कियोलॉजिस्ट इन दोनों का ही, पुरातत्वविदों का मिश्रित योगदान मानेंगे। और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। अब तक हमने काफी जानकारियां जुटाई हैं कि कौन कौन से मंदिर होते थे, वहां हाथियों का अस्तबल होता था, और इसके अलावा झूलता हुआ जिंजी का मंडप है, गोपुरम बने हुए हैं जिनको प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, कौन इनके दुश्मन थे, कितने वर्ष तक लगभग ये रहा, और इसका विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा रहा है, और जैसे कि उन्होंने कौन कौन से भवन निर्माण के अंदर योगदान दिया है। पानी की व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा कि इस साम्राज्य के अंदर पानी की प्राप्ति कैसे ये लोग किया करते थे, जैसे कि तुंगभद्रा नदी से ये पानी प्राप्त करते थे। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो एरिया होता था उसे रायचूर दोआब का क्षेत्र कहलाता था, और उसे विजयनगर साम्राज्य के अंदर कृष्णदेवराय ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। अब आगे चलते हैं। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र और मूर्तियां। ये जो रेखाचित्र की बात की गई है, जो डायग्राम्स होते हैं, हमने देखिए किसी भी भवन के बारे में, जैसे कोई भी विरूपाक्ष मंदिर का है या किसी भी का भी हमने नक्शे भी देखे हैं, फोटो भी देखे हैं। जैसे हाथियों का अस्तबल है और हजार राम मंदिर का है, तो इसके अंदर रेखाचित्र भी बने हुए हैं और उनके नक्शे भी बने हुए हैं, और उससे वहां पे मूर्तियां जिस तरह की एस्टेब्लिश की गई हैं उनका भी हमें पता चलता है। यह सब कैसे खोजा गया, इस इतिहासकारों ने धीरे धीरे करके इसको एक एक चीज की जानकारी जुटाने का प्रयास किया, और फिर ये उसे आगे बढ़ते चले गए। मैकेंजी के द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। देखिए, सबसे पहले प्रयास जो है, ज्यादा बड़े रूप में जो प्रयास किया गया है वो मैकेंजी के द्वारा किया गया है, जो कि एक इतिहासकार थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे मतलब सर्वेक्षक भी थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में ये इंडिया के अंदर आए थे। और इनका काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ की जो जो चीजें हैं उनको वो जुटाएं, किस तरीके से वो उसका अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भारत की पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते थे, इतिहास को जानना चाहते थे, ताकि वर्तमान समय में जो जनजातियां हैं या फिर अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी जो पुराने समय के दौरान जो उनमें समानता है उसके आधार पर कुछ जानकारी प्राप्त की जा सके। तो मैकेंजी ने आरंभिक सर्वेक्षण किए। आरंभिक सर्वेक्षणों को करने के बाद, सर्वे करने के बाद उसने क्या किया,
एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स लिखे, यानी यात्रा वृतांत लिखे, और इसके अलावा वहां पे जो अभिलेख मिले अलग अलग भाषाओं के अंदर, उनके द्वारा प्राप्त जानकारी को भी उनके यात्रा वृत्तांतों के साथ में जोड़ दिया गया, और इस तरीके से जानकारी ज्यादा इकट्ठा हो गई। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय विभाग के द्वारा किया गया। यहाँ हमें ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य है, इस पैराग्राफ में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहे हैं। इसके अंदर हमें ध्यान देना है कि कर्नाटक जो है और यहाँ पे 20वीं शताब्दी में इस विजयनगर साम्राज्य का, यानी हम्पी जो जगह है, उसका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संरक्षण किया गया है। इसको यानी कंजर्व किया गया है हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। इसको रिजर्व घोषित कर दिया गया है, और कर्नाटक पुरातात्विक और आर्कियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इसको संरक्षण प्रदान किया। तो दो संस्थाओं ने मिलकर इनको संरक्षण दिया है। कब दिया है? 20वीं सदी में दिया है। अब आप आगे एक और क्वेश्चन बन रहा है 1976 में, हम्पी क्या है? विजयनगर का जो प्रमुख क्षेत्र है जहां उसकी राजधानी थी, उसे हम्पी के नाम से जानते हैं। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई। ये इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक और गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसके बारे में अलग अलग तरीके से, जैसे जिन भी इतिहासकारों ने कोई जानकारी दी उसको जुटाया गया। जो इतिहासकारों ने जो जानकारी यात्रा वृत्तांतों के अंदर लिखी थी, या उनका बहुत ही गहन सर्वेक्षण किया गया, बहुत ही व्यापक सर्वेक्षण किया गया। व्यापक सर्वेक्षण का मतलब होता है बहुत ही डिटेल तरीके से उसका, और गहन होता है उसका डीप जो सर्वे होता है उसे कहा जाता है। तो विजयनगर से जो भी चीजें मिली, भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। भौतिक अवशेष क्या है? मान लीजिए कहीं पर विजयनगर साम्राज्य के अंदर पिलर मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, उन पे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको भौतिक अवशेषों के रूप में हम काउंट कर सकते हैं। और इसके अलावा वहां पर एक जो कि पानी की व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि पानी जो है पाइपों के माध्यम से ले जाया गया था, और वो उस तरह का, जैसे कि पहाड़ी पर बने हुए जलाशय के बारे में पता चलता है कि उसमें पहाड़ी के शिखर को एक राजा के द्वारा हटवा करके वहां पर जलाशय का निर्माण कराया गया। कृत्रिम जलाशय था, वो प्राकृतिक जलाशय नहीं था। और उस जलाशय से हम्पी नगर के पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था को और सिंचाई की व्यवस्था को पूरा किया गया था। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का काम किया। अगर आपको जैसे विजयनगर साम्राज्य के बारे में इतिहास के पुनर्निर्माण पर जानकारी दीजिए, तो आप उसमें ये बात बता सकते हैं, ये बात आपको लिखनी होगी कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो हमारे पुरातत्वविद हैं, इतिहासकारों ने मिलकर काम किया, विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की जानकारी को जुटाया, यात्रा वृत्तांतों को आपस में मिला करके और उनकी जानकारी को साझा किया। इसको हमारे इंडिया के जो आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, कर्नाटक का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, दोनों ने मिलकर इसको संरक्षण प्रदान किया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया गया, और उसके बाद में इसकी डिटेल इसको अध्ययन किया गया है, डीप स्टडी की गई है। और फिर जो चीजें यहाँ पे मिली हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए भौतिक अवशेष जो भी चीजें मिली हैं, जैसे भवन निर्माण के अंदर कुछ मिल गया, या सड़क के निर्माण के अंदर कुछ मिल गया, गोपुरम का कुछ हिस्सा मिल गया, तो उससे ये जानकारी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी और उनको और बहुत अच्छे तरीके से जानने में मदद मिली। तो लगभग 20 साल तक ये अध्ययन चला है, और पूरे विश्व के दर्जनों विद्वान का मतलब होता है 1 दर्जन नहीं है, ये 1 दर्जन से अधिक है। मतलब हो सकता है 2 दर्जन हो, 3 दर्जन हो, 4 दर्जन हो, यहाँ पे संख्या एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन दर्जनों विद्वानों ने मिलकर इस पे काम किया और इसको संरक्षण का काम किया। इस तरीके से जानकारी जुटाने का काम विजयनगर साम्राज्य में हो पाया है। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं। यानी अगर हम जैसे ये जो प्रक्रिया है बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही व्यापक है, इसका फैलाव बहुत दूर दूर तक था, इसकी जानकारी प्राप्त करने का तरीका बहुत ही डिटेल था। यह है मानचित्र निर्माण। यानी सबसे पहले जो काम किया गया, उसने जितने एरिया के अंदर विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था उसका मानचित्र तैयार किया गया। इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया।
यानी कितने भागों में? 25 छोटे छोटे वर्गाकार भागों में कंप्लीट एरिया को बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया, यानी जैसे जो छोटे छोटे वर्ग बने, स्क्वायर्स बने, उनको हमारी अल्फाबेट जो है उसके अंदर एक जो वर्ण उसके लिए रख दिया गया, जैसे ए बी सी डी ई, सबको अलग अलग नाम दे दिया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया, यानी जो स्क्वायर्स थे उन स्क्वायर्स को और छोटे स्क्वायर्स में बांटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया, यानी पहले बड़े 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया, फिर उनको और छोटे भागों में बांटा गया, फिर और छोटे भागों में बांटा गया। यहां तक हम इतना जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे, बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी, 20 साल लगे हैं, दर्जनों विद्वानों ने इस पे काम किया है। इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, यानी इस समय यहाँ पे लगभग 1000 बिल्डिंग जो यहाँ पे बनी हुई थी उनके अवशेष इन्होंने जुटाए। छोटे छोटे देवस्थल यानी मंदिर और आवासों से लेकर जो रहने का घर होता है उनके अवशेष जुटाए, विशाल मंदिरों तक के अवशेष जुटाए, को पुनः उजागर किया। पुनः उजागर का मतलब बना नहीं सकते दोबारा से, लेकिन जानकारी उस मैप पे तैयार की, उस रिटर्न मैटर के, उस रिकॉर्ड के रूप में तैयार किया। उनका प्रलेखन भी किया गया, उसको लिख लिया गया। इन सबके कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। यानी पहले पता नहीं था कि कहां से होकर के सड़क गुजरी हुई थी, रास्ते कैसे बनाए गए थे, बाजार कैसे बने हुए थे। तो यहाँ उन चीजों की जानकारी लिखने के बाद, ये सारा मैप बनाने के बाद अब पता लग गया है कि किस किस एरिया से सड़कें निकली हुई थी, कैसे रास्ते थे, कैसे बाजार थे। इन सभी की स्थिति को पहचान स्तंभ, आधारों और मंचों के माध्यम से की गई है। इनकी पहचान कैसे करी है? यहाँ पे पिलर्स मिले हैं और यहाँ पे मंच मिले हैं, जहां पर जैसे मंच पे कोई भी धार्मिक गुरु अपने प्रजा को संदेश देता है, राजा अपनी प्रजा को संदेश देता है। तो इस तरह के मंच जो बने हुए हैं, एक समय जो बाजार जीवंत थे उनका बस अब यही कुछ बचा है। तो यानी बाजार का की पहचान इन्होंने कैसे की है? यहाँ पे पिलर्स बने हुए, पिलर्स के साथ साथ मंच बने हुए, ऐसा लगता है वहां पे दुकानें लगती थी। यहाँ आप देख सकते हैं 2 तरह का मैप यहाँ पे दिखाया गया है। ऊपर पैमाना है 0 से लेकर 5 किलोमीटर, नीचे है 0, फिर एक पैमाना है 500 मीटर का, फिर दूसरा है 1 किलोमीटर, यानी 500 मीटर एक पैमाने के लिए निश्चित किया गया है। अब बेटा इसको, वैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि ये टॉपिक हमने एक बार कर लिया था, आप भूल गए होंगे, इसलिए मैंने ये दोबारा से कराया है आपका। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो अल्फाबेट है 25 भागों में बांटे गए थे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, 25 हो जाते हैं। इनमें एक वर्ण है वो विलुप्त है और वो है आई। इसके अलावा नीचे यहाँ पे और छोटे भागों में बांटा गया है, यानी जूम किया गया है इसको, जैसे मोबाइल में जूम करते हैं हम लोग, यानी छोटे एरिया को और भी ज्यादा टुकड़ों में बांटा गया है। इन्होंने मार्क उनको अल्फाबेट से ही किया गया है, डबल डबल वर्ण लिख दिए हैं और छोटे एरिया को बड़ा करके दिखाया है। और कोई नई बात नहीं है इसमें, यानी जो ये एरिया है इसी एरिया को इन्होंने बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है। अब विजयनगर स्थल का विस्तृत मानचित्र देखिए, ऊपर दाएं दिख रहा है, ये है विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत मानचित्र। यहाँ पे हम कुछ शहरों के बारे में, हम नगरों को देख सकते हैं। कमलापुरम है, हम्पी है, कादिरापुरम है, नगेनहतली है, अनंत सायनपुरी है, हॉस्पेट है, ये और गंगावती है। ये स्थान जो है विजयनगर साम्राज्य के उस समय महत्वपूर्ण स्थान होते थे। इसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर प्रयोग नहीं किया गया? तो वो वर्ण है आई। मानचित्र में दिए गए पैमाने का प्रयोग करते हुए किसी छोटे वर्ग की लंबाई को नाप सकते हैं। आप इस पैमाने का अंदाजा लेकर के इसको मापना चाहें तो ये 5 किलोमीटर के कंप्लीट एरिया 5 किलोमीटर दिखाया गया है। नीचे देख सकते हैं 7.27 का वर्ग n दाएं, यहां पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एरिया, इसको पूरे एरिया को n से शो किया गया है और इस वर्ग का नाम इन्होंने n दिया है। इस मानचित्र में कौन सा पैमाना प्रयोग किया गया? तो पैमाना नीचे दे रखा है 0 से 500, 500 से 1 किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर का एक पैमाना मापा गया है। अब हम आगे चलते हैं 190 पेज। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। यहां देख सकते हैं बेटा, इसको और डिटेल अध्ययन किया गया है, एनएम से शो किया गया है।
इसको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटे एरिया को, मंदिर का जो स्थान है उसको और छोटे रूप में बना करके दिखाया गया है। और ये जो पैमाना है ये 0 से लेकर 250 मीटर का पैमाना यूज किया गया है, यानी बहुत ही छोटा पैमाना यूज किया गया है। और यहाँ नीचे इसका डायग्राम है, मंदिर का जो मेन मंदिर है उसका डायग्राम यहाँ पे हम देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य का। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है 7.29 मंदिर का नक्शा बना हुआ है। ये मंदिर का गर्भगृह है, उसका मुख्य भाग है। एक एंट्री गेट सामने है, यहां से भी आया जा सकता है। दूसरा एंट्री गेट जो है वो यहां से ना होकर के एंट्री यहां से भी हो सकती है, और यहां आने के बाद इधर से भी एंट्री इसके अंदर हो सकती है। इसमें ये आप देख सकते हैं गोपुरम है, सभागार है, स्तंभावलियों है तथा केंद्रीय देवालयों को पहचाने। कौन कौन से, जैसे पिलर्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे पिलर बने हुए हैं, जो बिंदु दिखाए गए हैं, जितने भी बिंदु नजर आ रहे हैं ये सब पिलर्स होते थे। यहाँ सभागार जो हैं वो इस तरह के सभागार बने हुए हैं, जैसे कंप्लीट एरिया, ये भी सभागार हो सकता है, ये भी सभागार हो सकता है, ये भी सभागार हो सकता है। सभागार मतलब मीटिंग हॉल। और यहाँ पे केंद्रीय देवालय वो ये है, केंद्रीय देवालय को पहचान सकते हैं। बाहरी प्रवेश द्वार से केंद्रीय देवालय तक पहुंचने के लिए आप किन भागों से होकर गुजरेंगे? आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रास्ता है, कि ये रास्ता है, इधर से भी आया जा सकता है। कहीं आप सोचो भी इधर से आके फिर इधर से एंट्री हो सकती है, यहां आने से इधर से भी एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 मार्ग हमें इसमें नजर आ रहे हैं। अब यहां देखिएगा, किसी एक मंदिर को पहचानिए। ये मंदिर दिख रहा है, इसको हम पहचान सकते हैं। दीवारों पर केंद्रीय देवालय और मंदिर तक जाने वाले रास्तों के अवशेषों को खोजिए कि किस तरीके से केंद्रीय देवालय के अंदर ये जो एरिया है, इसी एरिया को बड़े रूप में बेटा नीचे दिखाया गया है। ये छोटे रूप में था, देख सकते हैं लगभग वही डिजाइन नीचे है, सेम। तो इसमें कोई अंतर नहीं है बेटा, ये इसी मंदिर को समझने के लिए बना रखा है। इसमें आगे देखिए, मानचित्र पर उन वर्गों को नाम दीजिए जिनमें मंदिर का नक्शा स्थित है। तो उस वर्ग का नाम आप बता सकते हैं। यहाँ पे जे में भी आया हुआ है और जे के साथ में एच में भी आया हुआ है और सी में भी इसका पार्ट गया हुआ है। तो हम 3 वर्गों का नाम इसमें देंगे। चौथे वर्ग का नाम इसमें नहीं आ सकता क्योंकि इन 3 वर्गों में ही इसका क्षेत्रफल आ रहा है, सी, एच और जे। अब आगे देखिए, जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल, एम एस नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक काम किया। तो अगर इतिहासकारों के नाम आपको लिखने पड़े, अगर पुरातत्वविदों के नाम आपको लिखने पड़े तो इनके नाम आप देख सकते हो, जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल, एम एस नागराज राव। लंबे समय तक यहाँ पे काम किया। इन्होंने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक, ब्रैकेट जिन्हें कहा जाता है, जहां पर लकड़ी को जोड़ने का जो उस समय पुराना तरीका होता था उसे टेक बोला गया है। धरन होता है, जैसे कि एक जैसे चौखट होती है, चौखट के ऊपर की जो लकड़ी होती है उसे धरन बोलते हैं। और नीचे जो यूज होता है, जैसे कि आपने चौखट का जो निचला पार्ट होता है उसे भी धरन बोल दिया जाता है। भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। यानी इन्होंने अंदाजा लगाया है कि क्योंकि लकड़ी जो है नष्ट हो चुकी है, कंप्लीटली नष्ट हो चुकी है, लेकिन उनका मानना है कि यहाँ पे पिलर्स बने हुए थे, ब्रैकेट बने हुए थे, टेक जिन्हें कहा जाता है, जोड़ा गया था लकड़ी को, धरन थी, और उसके अलावा भीतरी छत का निर्माण किया गया था, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग बने हुए थे, मीनारें बनी हुई थी, प्लास्टर से उनको सजाया गया था, चटकीले रंग किए गए थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में है, क्योंकि लकड़ी को दीमक खा जाता है, खत्म कर देता है, लेकिन पत्थर अब भी बचा हुआ है। यात्रियों के द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। अगर हम उसकी जानकारी को दोबारा से जुटाना चाहते हैं तो हम इसे बेहतर तरीके से जुटा सकते हैं। लकड़ी की संरचनाएं बेशक न रहें, लेकिन पत्थर की संरचनाएं तो हैं। तो यात्रियों के द्वारा पीछे छोड़े गए जो विवरण हैं, उनके द्वारा हम छोटी छोटी बातों को, उन विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल करके इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है बाजार।
बाजार कैसे थे, ये किसने बताया है बाजार के विषय में? यस, देखिए बेटा, बाजार के विषय में जानिएगा, डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस कौन है? ये एक इतिहासकार हैं और हमारे देश के अंदर डोमिंगो पेस घूमने के लिए आए थे। इन्होंने बाजार का एक सजीव विवरण देता है। उनका मतलब ये है कि वो बहुत ही सुंदर चित्रण करता है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जीवंत हो, बाजार अब भी बने हुए हों। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं, यानी मार्केट के बारे में बताते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं, वहां आप सभी प्रकार के माणिक्य होते हैं, छोटे छोटे मणिये, हीरे और पन्ना, ये सब मोती होते हैं, जो मतलब एक तरह से हीरे जवाहरात होते हैं, इनकी चीजें हम खरीद सकते हैं। छोटे मोती मिलते हैं, वस्त्र मिलते हैं, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे, पृथ्वी पर जो भी चीज मिलती है, जो अवेलेबल है, वो यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं, यानी मेला भी लगता है, जहां से कई सामान्य घोड़े और टट्टू, कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर, उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती हैं। यानी यहाँ पर घोड़े टट्टू भी मिलते हैं, यहाँ पर हर तरह के फल मिलते हैं, ज्यादातर जो उद्यान में पैदा होने वाले हैं, नींबू संतरे अंगूर के बारे में बता रखा है। और इस गली के अंदर ये बता रखा है, इस मार्केट के अंदर, कि आप जो चीज पृथ्वी पर अवेलेबल है उसको आप खरीदना चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हीरे जवाहरात, पन्ने मोती, छोटे मोती, सभी तरह की चीजें, यहाँ घोड़े टट्टू के बारे में बता रखा है, नींबू संतरे अंगूर के बारे में भी उदाहरण देकर के बता रखा है, और बहुत ही सुंदर बाजार का अंकन किया गया है। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है। अब ये चीज आप नोट कर लें, इसको जैसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर, ये किसके लिए कहा? विजयनगर शहर के लिए कहा। किसने कहा? डोमिंगो पेस ने कहा है। जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई का मतलब भारत में पैदा होने वाली मकई, और कुछ मात्रा में जौ और सेम, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे। यानी जो भी अवेलेबल खाद्य पदार्थ होते थे मार्केट के अंदर अवेलेबल थे, बिकते थे, जो सभी सस्ते दामों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। यानी महंगाई का कोई नामो निशान नहीं था, सस्ते दामों पे अवेलेबल थे, कोई भी व्यक्ति इन्हें खरीद सकता था। फर्नाउ नुनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, अनार, कटहल और आम से भरे रहते थे, और सभी बहुत सस्ते। अब इस व्यक्ति ने यह बात बताई है, अब यहाँ पे जो चीजें मिल रही हैं वो सस्ती मिल रही हैं, तो सस्ते के बारे में विवरण डोमिंगो पेस ने भी दिया है, और स्पेशल जो विवरण है वो फर्नाउ नुनीज ने भी कहा है। ये दूसरा विद्वान है, इस विद्वान ने भी कहा है कि यहाँ पे जो प्राप्त होने वाले फल हैं, अंगूर हैं, संतरे हैं, नींबू हैं, अनार हैं, कटहल हैं और आम बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था, यानी मांसाहारी भी लोग थे यहाँ पर। नुनीज उल्लेख करते हैं, ये फर्नाउ नुनीज है, इसको शॉर्ट रूप में नुनीज कहा गया है। उन्होंने बताया है भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस यानी हिरण का मांस, तीतर का मांस जो होता है, खरगोश का मांस, कबूतर, बटेर, सभी प्रकार के पक्षियों का मांस, चिड़िया, चूहे, बिल्लियां और छिपकलियां, ये सब चीजें यहाँ पे मिलती हैं, बिसनग के बाजारों में बिकती थी। अब यहाँ पे एक नाम आपको और मिल गया, जो कि फर्नाउ नुनीज ने इसे नाम दिया है। कौन है ये? बिसनग क्या है? ये विजयनगर है। ये विजयनगर का एक दूसरा नाम इन्होंने बताया, बिसनग। किसने बताया? फर्नाउ नुनीज नामक विद्वान ने बताया। इन्होंने बताया कि बाजार में हर चीज सस्ती मिलती है। यहाँ मांस की बिक्री के बारे में बताया, किन किन चीजों का, किन किन जीवों का मांस यहाँ पे मिलता है वो बताया, और इसने प्रशंसा की है कि यहाँ पर हर मांस, हर प्रकार के जीव का मांस जो है बिसनग के बाजार में मिलता है। तो बिसनग क्या है? विजयनगर साम्राज्य। अब हम आगे चलते हैं, उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि इन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकता और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी कहीं पे सुरक्षित बिल्डिंग बनी हुई है, यानी उसकी बिल्डिंग के डिजाइन से हम ये चीज समझ सकते हैं।
शहर के बाहर बाहर अगर चार दीवारी बनी हुई है तो इसका मतलब है किलेबंदी हुई है, और किलेबंदी का मतलब ये होता है कि वहां पे सैनिक तैयारी में वो जो साम्राज्य है या वो राज्य है वो बहुत एडवांस है। अगर बाहर से हमला होता है तो उसको वो कंट्रोल कर सकता है। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। यानी बिल्डिंग के बारे में अगर हम बहुत ही गहन अध्ययन करने की कोशिश करें तो उनके लोगों के विचारों का भी पता लगता है, उनके कल्चर का भी पता लगता है, और वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता और प्रश्रयदाता व्यक्त करना चाहते थे। निर्माणकर्ता कौन है? जो बिल्डिंग को बनाने वाला व्यक्ति है। प्रश्रयदाता कौन है? जिसने उसको शरण दी है। यानी शरण देने वाले और निर्माण करने वाले लोगों के विचारों का भी हमें पता लग जाता है कि बिल्डिंग क्यों बनाई गई थी। अगर कोई मंदिर बना हुआ है, मंदिर की बिल्डिंग से ये बात पता चल जाती है कि ये धार्मिक मकसद से बनाया गया था, उन लोगों में धार्मिक आस्था थी और किस देवता की आस्था थी उसका पता लग जाता है। और कैसा बना हुआ है ये उनकी कला शैली से पता लग जाता है कि वो बनाना कैसा जानते थे, कितना सुंदर बनाना जानते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं और उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं कि हम अन्य स्रोतों जैसे कि साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। यानी हम कैसे जुटाएं? साहित्य को पढ़ें, हम अभिलेखों को पढ़ें, लोक प्रचलित परंपराओं का अध्ययन करें और उन सब को जोड़ करके हम इन जानकारियों को जुटाएं ताकि हमारे मन में जो भी प्रश्न है उसका उत्तर हमें मिल जाए। यहाँ 191 तक का पेज हमने आपको पढ़ा दिया है। अब इससे आगे थोड़ा ही बचा है बेटा, इसको कर लेते हैं। कृष्णदेव राय की मूर्ति बेटा कहां से? इसी पैराग्राफ को यस सर। देखिए बेटा, उत्तरों की खोज में प्रश्न, इसमें तो सिर्फ इतना बताया गया है कि कहीं पे अगर कोई भवन बना हुआ है, कोई किसी भी तरह का भवन, जैसे कोई सेना रखने के लिए भवन बनाया गया या कोई धार्मिक भवन बनाया हुआ है या किसी शहर के अंदर किलेबंदी की गई है, चार दीवारी की गई है, तो इससे पता लगता है कि वो लोग सैनिक तैयारी में कितना एडवांस थे, बाहर से होने वाले हमलों के प्रति वो कितना अवेयर रहते थे। और इससे ये भी बात पता चल जाती है कि उन लोगों के विचार कैसे थे, उनकी कल्चर कैसी थी। इन चीजों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जानकारी कहां से मिलती है? हम लिटरेचर से जानकारी जुटाते हैं, अभिलेखों से जानकारी जुटाते हैं और परंपराओं में भी इन जानकारियों को ढूंढते हैं और पता लगाते हैं। इससे हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, खास तौर पे इमारतों से संबंधित, जो भवन निर्माण से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। बस इतना है। आप कृष्णदेव राय के बारे में देखिए, इनका चित्र नीचे दिखाया गया है। परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा को देखिए। ये कहां पे रखी हुई है? तमिलनाडु के अंदर चिदम्बरम जो कस्बा है उसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है, उसके गोपुरम में रखी हुई है कृष्णदेव राय की ये प्रतिमा। और ये मूर्ति है बेटा, और ये पत्थर की मूर्ति है और ये यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ ये बात पता चलती है कि तमिलनाडु के अंदर इस तरह की कल्चर थी कि वे शासकों की प्रतिमा भी बनाना पसंद करते थे। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। आप देख सकते हैं कितना विनम्र स्वभाव आम जनता के लिए है। कोई भी शासक होते हुए भी फिर भी कोई घमंड का भाव इसमें नजर नहीं आता है। हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करते हुए लोगों से ये मिल रहे हैं। और आगे बताते हैं कि पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मंझला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। यानी चेचक, उन्हें बीमारी हुई थी इसलिए उनके चेहरे पर दाने निकले हुए हैं, ऐसा मतलब पता चलता है। मंझला कद है, ना बहुत ज्यादा लंबा है ना बहुत ज्यादा छोटा है। गोरा रंग था उनका, कद काठी अच्छी थी, शारीरिक रूप से थोड़े मोटे थे। यहाँ पे किसने बताई है ये? इनके, अगर आपसे पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के विषय में उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश किसने डाला है, तो वो डोमिंगो पेस ने डाला है। किसने डाला है? डोमिंगो पेस। अब हम आगे चलते हैं। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण से हमें यह नहीं बताते हैं कि सामान्य पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र और धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी। अब हमें ये बात पता चल रही है कि जो स्थापत्य के तत्व होते हैं, स्थापत्य का तत्व होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से या बिल्डिंग को देखने से हम ये नहीं बता सकते हैं कि भी सामान्य लोगों को यहाँ आने की परमिशन थी या नहीं, महल में, मंदिर में, गोपुरम में, और इन लोगों की संख्या कितनी थी।
ऐसा लगता है क्योंकि सामान्य लोगों की जनसंख्या हमेशा ज्यादा होती है, जो विशिष्ट लोग होते हैं उनकी संख्या कम होती है। अब आगे चलते हैं, क्या उनकी शाही केंद्र में और धार्मिक केंद्र के किसी भाग में पहुंच हो सकती थी? ये बात यहाँ पे सोचने लायक है। क्या इन लोगों को परमिशन थी कि वो शाही महल में घुसें? क्या इनको परमिशन थी कि वो धार्मिक केंद्र यानी मंदिरों के अंदर आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? क्या वे मूर्ति के सामने तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते? क्या इन्हें परमिशन थी कि मूर्ति के सामने, देवताओं की मूर्ति के सामने से वो फुर्ती से निकल जाते, या फिर इन्हें रुक करके उन्हें निहारने की इन्हें इजाजत थी? सोचते थे, उनके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते थे कि भी जो मूर्तियां बनी हुई हैं तो किस तरह की बनी हुई हैं, क्यों इनको इतना सुंदर गढ़ा गया है, उसके बारे में सोचने की उनको परमिशन थी। वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं का काम किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रमदान दिया था? जो भी लोग मंदिर के बारे में, मंदिर को बनाने में मेहनत करते थे, उन्हें तैयार करते थे, तो इन इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले जो भी कारीगर थे, मजदूर थे, वो इस तरह के उद्यमों के बारे में उनकी सोच कैसी थी जिसके लिए उन्होंने इतनी अपनी मेहनत प्रदान की है। हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा माल प्रयोग करना है, किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। यानी उस समय के जो शासक थे वो डिसीजन लेते थे कि कहाँ मंदिर बनाना है, कहाँ जैसे मीटिंग हॉल बनाना है, कहाँ गोपुरम बनाना है, किस तरह का माल उसमें इस्तेमाल करना है, कैसी शैली का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने इसको पढ़ाया उससे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल भी किया गया है, जो कि तुर्की से इनके संबंधों का परिचायक है। तुर्की देश से जिस तरह की बिल्डिंग वहां पे बनती थी, उस तरह की भवन निर्माण शैली का अनुकरण इन शासकों ने किया। आगे देखते हैं, पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, इतने बड़े बड़े मंदिरों को बनाने के लिए इतना स्पेशल नॉलेज किसके पास थी? ये सोचने लायक विषय है। भवनों के नक्शे कौन तैयार करता था? राजगीर, पत्थर काटने वाले, मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण काम करते थे, कहां से आते थे? क्या ये लोग यहीं के रहने वाले थे या इन लोगों को ये काम नहीं आता था, ये लोग बाहर से बुलाए गए थे? राजगीर होता है बेटा मिस्त्री, पत्थर काटने वाला जो पत्थर का काम करते हैं, पत्थर की कटाई से मंदिरों का निर्माण किया है इन्होंने, मंडप बनाए हैं। मूर्ति बनाने वाला भी पत्थर की कटाई छटाई करके मूर्ति को तैयार करता है। तो ये लोग यहाँ के थे या फिर बाहर से आए थे? इस तरह का प्रश्न इसमें उठाया गया है। क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था? ये हो सकता है, ये इस तरह का डाउट इसमें किया गया है कि शायद युद्ध के दौरान जीतने के बाद और पड़ोसी राज्यों से जिनमें टैलेंट होता था उनको ये अपना गुलाम बना करके ले आते थे, बंदी बना लाते थे, उनसे काम कराते थे। उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे? शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें कोई वेतन दिया जाता हो। निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था? यानी जो भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम होता था, जो मंदिर बनते थे या महल बनते थे या किलेबंदी होती थी या जलाशय बनते थे, कोई भी काम है जो बिल्डिंग बनाने का काम है, तो उसको डायरेक्शन कौन प्रदान करता था? यानी उसको कौन गाइड करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहां से लाते थे? क्योंकि सारा का सारा कच्चा माल यहां नहीं मिलता था, इसलिए बाहर से लाया जाता होगा। तो लाने की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते थे, कैसे लाते थे? वे ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों और उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। हम भवनों से देखने से पता नहीं लगा सकते, उनके अवशेषों को देखने से पता नहीं लगा सकते। हम इसके बारे में जानकारी जुटानी होगी तो हमें लिटरेचर को पढ़ना होगा, उससे संबंधित कोई सामग्री हमें प्राप्त हो। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सकें। इसलिए आने वाले समय तक भी इस बात का इंतजार है कि कुछ और सोर्सेज हमें मिलें, जिन सोर्सेज का अध्ययन करके हम इसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा पाएं। कृष्णदेव राय के चित्र को आप तसल्ली से देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रानी का स्नान घर बना हुआ है। यहाँ उस समय की महारानियां स्नान करने के लिए यहाँ ये वाटर पॉन्ड है, इसको पानी से भर लिया जाता था। ये सीढ़ियां हैं उतरने के लिए, आप देख सकते हैं। ये रानी का स्नानघर नामक संरचना का एक भाग यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी काल रेखा को देख सकते हैं आप। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, जिस पे क्वेश्चन मार्क किया गया है। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन अंदाजा है। बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 में, जो कि उनका पड़ोसी राज्य था। अगर कभी भी आपको लिखना पड़ेगा इनका पड़ोसी राज्य का, किसी एक पड़ोसी राज्य का नाम लिखे तो बहमनी राज्य लिख सकते हैं। जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनतें उस समय होती थी। जौनपुर में होती थी, कश्मीर में होती थी, मदुरई के अंदर जो कि साउथ इंडिया में से बिलोंग करता है, जौनपुर मध्य भारत से बिलोंग करता है,
और कश्मीर जो है ये आप देखते हैं जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सल्तनतें शासन करती थी। उड़ीसा के गजपति राज्यों के साथ इनका युद्ध भी हुआ था। गजपति राज्य कभी कभी इनकी मदद भी करते थे। 1435 ईस्वी में गजपति राज्य की स्थापना उड़ीसा में की गई, याद रखिएगा। गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना हुई। अहमदाबाद, बीजापुर, बेरार सल्तनतों का उदय हुआ 1490 में। यहां आप देख सकते हैं लगभग इसकी टाइम पीरियड जो रही है ये 15वीं सदी रही है। गुजरात, मालवा, अहमदाबाद, बीजापुर, बेरार, ये बेरार, बीजापुर, अहमदाबाद, ये एरिया लगभग कर्नाटक का एरिया जो है बीजापुर बेरार का पड़ रहा है। अहमदाबाद आप जानते ही हैं ये पड़ता है कहां पर, गुजरात में पड़ता है। मालवा का इलाका भी एमपी और गुजरात को मिला करके बन रहा है। अब आता है पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर विजय प्राप्त की गई 1510 में। बहमनी राज्य का विनाश किया गया। गोलकोंडा की सल्तनत का उदय 1518। बाबर के द्वारा मुगल राज्य की स्थापना 1526 जो कि दिल्ली में नींव रखी गई थी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने 1526 में हरा करके दिल्ली में इसकी नींव रखी। अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी काल रेखा नंबर 2। कॉलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई 1800 ईस्वी में। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ये दूसरे विद्वान है, इन्होंने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। इन्होंने फोटोग्राफी की है अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने 1856 में। 1876 में पुरास्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का जेएफ फ्लीट के द्वारा प्रलेखन आरंभ किया गया। यानी जो डिजाइन तैयार किया गया है, जो आलेख तैयार किए गए हैं, जो रेखा चित्र बनाए गए, डायग्राम बनाए गए हैं, तो पुरास्थल के जो मंदिर हैं उनकी दीवारों का अभिलेखों की मदद से जेएफ फ्लीट के द्वारा प्रलेखन शुरू हुआ 1876 में। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण का काम शुरू हुआ। जॉन मार्शल के द्वारा 1902 में किया गया है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरास्थल घोषित किया गया 1986, जो कि आपकी इस बुक में नहीं था, इस लेसन में नहीं था। इसमें ये जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाता है। हम्पी को यूनेस्को की विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया 1986। और इसके अलावा 1976 का जो क्वेश्चन हमने अभी बताया था आपको, ये हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था इंडिया में 1976 में। और 10 साल बाद इसको ये क्वेश्चन यहां नहीं दिया गया है, काल रेखा में दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद करें। तो यहां तक के सभी टॉपिक आप रिवाइज करें और इसके नोट्स तैयार करें। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर गुजरात बोलो बेटा। स्थापना कब की गई? गुजरात की स्थापना कब की गई? गुजरात राज्य की स्थापना तो बेटा तो सर गुजरात और मालवा में सल्तनत की बेटा एग्जैक्ट टाइम पीरियड यहां बताया नहीं है, लेकिन इतना जरूरी है कि यहां 1435 के बाद हुई है और 1490 तक हुई है। तो गुजरात और मालवा की जो सल्तनतों की स्थापना है आप ये लिख सकते हैं 15वीं सदी। अहमदाबाद, बीजापुर, बेरार सल्तनतों का उदय 1490, तो 1490 भी आप इसमें लिख सकते हैं। गुजरात, मालवा, क्योंकि सभी के लिए आ जाएगा। कोमा लगी हुई है, आप देख सकते हैं कोमा। कोमा का मतलब होता है ये इसी में शामिल हो गया 1490 में। ठीक है, ओके सर। यू कैन लीव नाउ। अपना काम करें बेटा, रिवाइज करें इनको, इस टॉपिक को अच्छे से।